Good morning to all of you. Good morning, Alka, Tripti. Good morning, Neha. Good morning, Pooja, Himanshu, Aarti, Krishna, Ankush, Anisha. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम व्हाट्सएप स्टेटस ये कौन है भाई? आवाज़ आ रही है मेरे? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग वैभव, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अलका, वॉइस क्लियर है? चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिफाली। चलिए आज हम लोग प्लेन मिरर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। निखिल राज, ओह माय गॉड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग धीरज, गुड मॉर्निंग अमीशा, साध्वी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोनित, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग तृप्ति, गुड मॉर्निंग जया, ऋतिक, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो क्लास स्टार्ट किया जाए, क्लास शुरू करता है। लास्ट टाइम पिछले क्लास में हम लोग प्लेन मिरर के रोटेशंस को स्टार्ट किए थे, रोटेशन इन प्लेन मिरर, एंड आई थिंक उसके दोनों केसेस को मैंने डिस्कस कर लिया था। आज प्लेन मिरर फाइनली ख़त्म करना है। प्लेन मिरर में क्या बचा हुआ है, यानी आज का जो सेशन होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज पर, रोटेशन वाला कुछ क्वेश्चन है उसको कराएंगे, एंड नंबर ऑफ इमेज पे। ये तीन चीज़ बचा हुआ है तो प्लेन मिरर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर में जो केसेस हमने पढ़ा था, दो केसेस, उसको एक बार जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं ताकि उस पर कुछ क्वेश्चंस हम करा पाएँ, ठीक है। देखिए रोटेशन इन प्लेन मिरर में ध्यान से सुनना, जितना कॉन्सेंट्रेट होके फोकस्ड होके सुनोगे सेशन उतना स्मूथली आगे बढ़ जाएगा। रोटेशन वाले जो केस है उसमें मैंने फर्स्ट केस में क्या बोला था कि अगर आप मिरर को फिक्स करते हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अगर आप मिरर को फिक्स करते हो और इंसिडेंट रे को रोटेट करते हो, ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये जो मेरा हाथ है ये मिरर, तो इस पर लाइट ऐसे आई इंसिडेंट रे, और ये मान लो रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इसकी बात होगी। बहुत साउंड आ रहा है हिमांशु, एक सेकंड। एक सेकंड हिमांशु, चलो ठीक है। सो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया बैकग्राउंड। गुड मॉर्निंग साजिद। आई थिंक मुझे लगता है क्या एक ऐसे बिना माइक के जो साउंड हो रहा है वो तो परफेक्ट है ना। माइक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जितनी भी क्लास अभी हम ले रहे हैं विदाउट माइक ले रहे हैं। कुछ साउंड कर रहा है, अभी भी आ रहा है क्या? अभी तो नहीं आना चाहिए, अभी तो ऐसा कुछ आसपास में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। चलो सो अभी जो भी क्लासेस हो रही है, हाँ जो भी क्लासेस हो रही है ना वो विदाउट माइक हम ले रहे हैं, तो जो मेरी आवाज़ है वो परफेक्ट है, मतलब मेरी आवाज़ में ज़रूरत नहीं है कि साउंड हो, मतलब माइक हो। अभी नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। लेकिन जो नॉइज़ है ना, वो नॉइज़ ये बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा है फ़ोन का जो माइक है, ये सराउंडिंग नॉइज़ बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। तो आई थिंक कि इसको मिनिमाइज़ करने के लिए माइक लगाना होगा, देखते हैं ना। नॉइज़ कैंसिलेशन अगर पॉसिबल हुआ तो माइक के ही थ्रू हो पाएगा। खैर फोकस करते हैं अपने क्लास पर, कुछ चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं, है ना। अब आसपास क्या ना पूरा,
चलो ये देखो, ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो कैप इसका है वो एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं मिरर को फिक्स रखूं, ठीक है, ये केस मैं बता चुका हूं, बस एक रिकैप कर रहा हूं छोटा सा। अगर मैं मिरर को फिक्स करूं और इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज में रोटेट करूं, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाएगा इन द सेम बाय द सेम एंगल। मतलब कि अगर मैं इसको ब्लू वाले को देखना, ब्लू वाले को अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूं तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूं तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा, बट एंगल दोनों का सेम आएगा। जितना एंगल पे ये रोटेट होगी उतने एंगल पर ये रोटेट होगी, अगर मिरर फिक्स्ड है तो। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये इधर आ जाएगा, मतलब ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा नॉर्मल की तरफ, और ये नॉर्मल से अगर दूर जाएगा तो ये भी दूर जाएगा, ऐसे चलता है। बट अगर इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिया जाए और मिरर को रोटेट कर दिया जाए थीटा एंगल पर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो 2 थीटा एंगल पर रोटेट हो जाती है। समझ पाए? तो यहां पर आप ऐसे समझो कि अगर ये प्लेन मिरर है, अब इस पे 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। प्लेन मिरर और ये इंसिडेंट रे, यहां पर नॉर्मल बनेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे को फिक्स कर दें, ये फिक्स्ड है, और मिरर को हम रोटेट कर लें, मान लेते हैं क्लॉकवाइज में मैंने रोटेट कर दिया, कितना एंगल रोटेट किया? थीटा। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज में ही रोटेट हो जाएगा, लेकिन अब ये रोटेट होगा डबल एंगल से, 2 थीटा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने केस नंबर 2 में कंप्लीट किया हुआ था, बस ये कैप कर रहे हैं। सो अगर आप मिरर को रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल से रोटेट हो जाएगी इन द सेम सेंस। अगर ये क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ तो ये भी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, बट डबल एंगल से रोटेट होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो अब सोचो कि अगर ये मिरर है तो इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ठीक। तो जब मैं मिरर को ऐसे रोटेट कर रहा हूं क्लॉकवाइज में, तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, है ना। जैसे मान लो ये मिरर है, अब धीरे 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 ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये इसकी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो जब मिरर रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ ये देखो रिफ्लेक्टेड है, ये भी रोटेट करेगी ऐसे। तो यहां पे बोला गया कि अगर मिरर रोटेट करता है थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा डबल ऑफ थीटा। डबल ऑफ थीटा यानी थीटा से अगर मिरर रोटेट करेगा तो ये 2 थीटा से रोटेट करेगा। तो एक तो रिलेशन आ गया थीटा में। अब समझिए बात को, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के साथ, डी थीटा आर अपॉन डी टी, तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी थीटा एम बाई डी टी, एंड डी थीटा बाई डी टी इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये किसका थीटा है? मिरर का। तो किसकी एंगुलर वेलोसिटी? मिरर की, थीटा एम। ये किसका थीटा है? रिफ्लेक्टेड रे जितने एंगल से रोटेट किया, ठीक। तो उसको जो उसका एंगल बन रहा है, उसके एंगल को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे थीटा के साथ, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे की। मतलब ये हुआ कि अगर मिरर रोटेट करेगा ओमेगा से, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी 2 ओमेगा से, डबल ऑफ एंगल, डबल ऑफ स्पीड से। मिरर जाएगा ओमेगा से नीचे, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट करेगी सेम डायरेक्शन में। यानी रिफ्लेक्टेड रे का जो स्पीड होगा वो मिरर के स्पीड का डबल होगा। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ओमेगा हो गया, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बराबर 2 इंटू, मिरर को लिखेंगे, मिरर का ओमेगा 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिरर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ मिरर। यानी कि जो मिरर की फ्रीक्वेंसी होगी, मिरर जो रोटेट कर रहा है वो जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा, रिफ्लेक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? ये फटाफट नोट करो, यहाँ तक हो चुका था, इसके बाद वाला नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे अभी।
चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक मिरर आपको दिया गया है और इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि मिरर को कितने एंगल से हम रोटेट करें, मिरर को कितने एंगल से रोटेट करें कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। मिरर को कितने एंगल से रोटेट करें कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन है, चलिए बताइए। एट व्हाट एंगल mirror should rotate so that reflected ray becomes horizontal. Reflected ray becomes horizontal. किस एंगल से रोटेट करें, 30 डिग्री। एक आंसर आएगा या दो आंसर होगा, जल्दी बताओ। पहला देखना, अभी ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल 60, यानी रिफ्लेक्टेड रे को अगर हॉरिजॉन्टल होना है तो 60 डिग्री रोटेट करना होगा। रिफ्लेक्टेड रे को अगर हॉरिजॉन्टल होना है तो कितना एंगल रोटेट करना होगा, 60। और रिफ्लेक्टेड रे अगर 60 रोटेट होगी तो इसका मतलब मिरर को कितना रोटेट करना होगा, मिरर को रोटेट करना होगा 30 डिग्री। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री घूमेगी तो इसका मतलब मिरर इसका हाफ घूमेगा, क्योंकि मिरर जितना एंगल घूमता है ना, रिफ्लेक्टेड उसका डबल घूमती है। तो अगर ये 60 डिग्री रोटेट कर रही है तो मिरर 30 डिग्री रोटेट होगी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो ये वाला है ना, इसको हॉरिजॉन्टल करना है ना, तो मैं इसको ऐसे घुमा के इधर हॉरिजॉन्टल कर दूं, ऐसे ऐसे इधर हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना एंगल होगा, 120। यानी रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमाओ या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ, दोनों केस में ये हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो जब इसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो उस कंडीशन में मिरर को कितने से रोटेट करना होगा, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मिरर को आप 30 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमाइए या 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए, इन दोनों सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन है, एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल रोटेट करेगी। क्वेश्चन देखो क्या है, ये रहा प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे, ये एंगल 10 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। अब बताइए रिफ्लेक्टेड रे फाइनली कितने एंगल से रोटेट करेगी। अगर मैं इंसिडेंट रे को भी मूव करा दूं, रोटेट कर दूं, और मिरर को भी रोटेट कर दूं, इस सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से रोटेट होगी, आंसर दीजिए। इस सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से रोटेट होगी, 60 डिग्री। चलो देखते हैं, 70 डिग्री कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। पहले देखो इंसिडेंट रे किस एंगल पे आ रही है, थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे अभी किस एंगल पे जाएगी, थीटा। ठीक, अब मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज में रोटेट किया, कितने डिग्री से, 10 डिग्री। तो इंसिडेंट रे अगर क्लॉकवाइज में रोटेट होगा तो ये भी 10 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाएगा।
क्योंकि जिस एंगल से इंसिडेंट रे घूमती है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे घूमती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और मिरर अगर रोटेट हुआ है 30 डिग्री से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा 60 से डबल और उसी डायरेक्शन में, मतलब इधर आ जाएगा 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री पीछे गई और 60 डिग्री आगे आ गई, तो अपने इस वाले लाइन से फाइनली कितना एंगल रोटेट की, 50 डिग्री। और कैसे रोटेट की, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 50 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी ये यहां पर है ना, 10 डिग्री पीछे जाएगा और 60 डिग्री आगे आएगा, तो इस वाले लाइन से फाइनली कितना नीचे गिरा, 50 डिग्री ना, और डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां बताते हैं। जैसे मिरर है मान लीजिए, और यहां पर एक इंसिडेंट रे आ रही है, लेजर लाइट, दिस इज लेजर लाइट, लेजर लाइट, और ये एंगल नॉर्मल के साथ अभी जो एंगल बन रहा है, सपोज दैट ये एंगल बन रहा है 53 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जाएगी, ये भी किस एंगल पे जाएगी, 53 डिग्री एंगल पे। यहां पर एक सर्कुलर स्क्रीन रखा हुआ है, इट इज अ सर्कुलर स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन, और स्क्रीन जो है ना वो मिरर के इस पॉइंट से जहां पे लाइट आ रही है 10 मीटर के डिस्टेंस पर। तो सोचिए कि जब लेजर लाइट आप इस पे इंसिडेंट कराओगे, मिरर पे जब लेजर लाइट आप इस पे गिराओगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां टकराएगी, स्क्रीन पे। और मान लो सारे जगह अंधेरा है, तो यहां पर सिर्फ आपको क्या दिखेगा, एक ब्राइट स्पॉट, यहां पर आपको क्या दिखेगा, ब्राइट स्पॉट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस मिरर को 2 रेडियन पर सेकेंड से हम रोटेट कर दें मिरर को, तो जब मिरर ऐसे रोटेट होगी तो उसके साथ साथ ये रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे नीचे आएगी, तो ये जो ब्राइट स्पॉट है वो भी नीचे मूव करेगा। तो यहां पे आपसे पूछा गया है ब्राइट स्पॉट का स्पीड बताइए, ब्राइट स्पॉट का स्पीड बताइए, किस स्पीड से नीचे आ रहा है, स्पीड ऑफ ब्राइट स्पॉट। एक चीज और सुन लीजिए, अगर इस पेन को हम ऐसे रोटेट कराएंगे सर्कुलर मोशन में, तो पेन का जो टिप है ना वो v स्पीड से ऐसे रोटेट होगा। कोई भी अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो किसी पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होती है ना वो होती है लीनियर स्पीड v। तो यहां पे जो स्पीड होगा इसके पास, दिस इज द लीनियर स्पीड, दिस इज v। तो आपको v निकालना, सपोज दैट ये p है तो vp बताना कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्राइट स्पॉट। जैसे ही मिरर ऐसे रोटेट होगा और ये मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, तो जब मिरर ऐसे रोटेट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे का ये टिप जो है वो भी ऐसे नीचे आएगा। तो ये टिप कितने स्पीड से नीचे आ रहा है वही स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, वही स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखिए, मिरर कितने स्पीड से रोटेट हो रहा है, 2 ओमेगा, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये कितने स्पीड से रोटेट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना होता है, मिरर के स्पीड का डबल। तो मिरर रोटेट कर रहा है 2 से, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा 4 रेडियन पर सेकेंड से। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, स्क्रीन कैसा है, सर्कुलर, तो ये डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 10 मीटर ही होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस हर जगह सेम होता है ना, सर्कल का रेडियस सेम होता है। तो यहां से लेकर यहां तक का अगर डिस्टेंस 10 मीटर है तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा। एंड अगर मैं इसको r ले लूं रेडियस और ये वेलोसिटी, तो बोथ आर परपेंडिकुलर, क्योंकि सर्कुलर स्क्रीन है, स्क्रीन कैसा है, सर्कुलर है ना, और ये सेंटर है। तो आप यहां रहेंगे तो स्पीड होगा अलोंग द टैंजेंट, तो परपेंडिकुलर। इस यहां पे स्पॉट आएगा तो स्पीड होगा अलोंग द टैंजेंट। तो रेडियस हमेशा टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में जो स्क्रीन है, तो स्क्रीन सर्कुलर है, तो जो भी रेडियस होगा
और वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ऑलरेडी क्या होगी, परपेंडिकुलर हमेशा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप जानते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट, रेडियस हो गया 10 इंटू 4 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो ब्राइट स्पॉट है वो 40 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये तो इजी था इसलिए क्योंकि स्क्रीन को मैंने क्या कर दिया, सर्क्यूलर, उसमें रेडियस हमेशा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द स्पीड। रेडियस हमेशा क्या है, देखिए ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ध्यान रखना इस फॉर्मूले में v एंड r दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्योंकि सर्कुलर स्क्रीन में v और r परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पे दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भी क्वेश्चन यही है, ब्राइट स्पॉट का आपको स्पीड बताना है, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो मिरर, यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, लेजर लाइट, नॉर्मल के साथ अभी एंगल बन रहा है 37 डिग्री, नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है 37 डिग्री, और स्क्रीन इस बार स्ट्रेट है, स्क्रीन इस बार क्या है, स्ट्रेट, ठीक है, स्क्रीन स्ट्रेट है, एंड इस पॉइंट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर, एंड मिरर जो है, मिरर को रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज में, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिरर इज 9/π आरपीएस, आरपीएस मीन्स रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से मिरर घूम रहा है। तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे यहां टकराएगी ना, जहां पर टकराएगी वहां पे ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो जैसे ही मिरर रोटेट होगा क्लॉकवाइज में, ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी नीचे आएगी, और रिफ्लेक्टेड रे अगर नीचे आएगी तो जो ब्राइट स्पॉट है वो आपको ऐसे नीचे आता हुआ दिखेगा, ऐसे। तो बताइए इसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से नीचे आएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। कितना आ रहा है आंसर, आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है क्या, 18 आ रहा है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलो देखो मैं बता रहा हूं, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, मिरर की। मिरर कितने फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, 9/π आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन द क्लॉकवाइज। सो मिरर का ओमेगा निकाल लो पहले, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर 2πf। तो अगर किसकी स्पीड में निकाल रहा हूं, मिरर की, तो अगर मिरर का ओमेगा निकालना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी लेनी होगी। तो यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2π इंटू 9/π रेडियन पर सेकेंड, पाई से पाई कैंसल आउट, तो 18 रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे बताइए मिरर 18 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी। अगर मिरर क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो क्लॉकवाइज में रोटेट होगी ना, बट डबल स्पीड के साथ। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल टू 2 ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर।
तो मिरर की कितनी है 18, तो यहां से 2 इंटू 18 यानी कि आ जाएगा 36 रेडियन पर सेकेंड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस बार स्क्रीन स्ट्रेट है, इससे क्या होगा कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ध्यान से देखना, ये 37, तो ये 37, ये 37, तो ये 53, ये 53, तो ये हमारे लिए रेडियस, और अगर ये रेडियस और ये वेलोसिटी, तो ये 90 डिग्री पे नहीं है, तो v बराबर आर ओमेगा डायरेक्ट नहीं लग सकता ना, क्योंकि वेलोसिटी नीचे आ रहा है और रेडियस इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल देखना जरा, वो 90 डिग्री नहीं है ना, कितना है, ये 53 डिग्री, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो 90, तो ये 53, ये 90, तो ये 37, तो यहां पे r और v के बीच का एंगल 90 नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेनी पड़ेगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 37, तो ये कितना 53 डिग्री, तो v का एक कंपोनेंट इधर तोड़िए, v cos 53 डिग्री। नाउ टेल मी, v r के परपेंडिकुलर है या v cos 53 डिग्री r के परपेंडिकुलर, ये बताइए कौन परपेंडिकुलर है r के, इस r के कौन परपेंडिकुलर है, v या v cos 53, ये पहले बताओ। v cos 53 डिग्री, सही बात है। अब ध्यान से देखना, एक काम करते हैं, पहले r निकाल देते हैं, ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए o पॉइंट है, यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, o से लेकर p। देखो ये डिस्टेंस कितना है 10, ये एंगल कितना है 53, तो ये डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रायंगल को अगर हम साइड में यहां बना दें, तो ये 10 मीटर है, ये 53 डिग्री है, और ये r है। सोचिए मुझे क्या क्या मालूम है, मुझे बेसिकली बेस पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। लगाएंगे cos 53 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाई आर, सो r इज इक्वल टू 10 sec 53 डिग्री। r में किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, r निकालने में किसी को कोई दिक्कत, तो ये r आ गया। r को हम यहां लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 sec 53 डिग्री, ये मैंने r निकाला। अब अगर मैं v बराबर r ओमेगा यूज करूं, ध्यान से देखना, तो v बराबर r ओमेगा में v कौन सा होना चाहिए, v वही होगा जो r के परपेंडिकुलर होगा, और r के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी कौन है, v cos 53 डिग्री। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा में ध्यान रखना है कि v और r परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये वाला वेलोसिटी तो नहीं है परपेंडिकुलर, तो r के परपेंडिकुलर कौन है, r के परपेंडिकुलर v cos 53 है, और r की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, 10 sec 53, 10 sec 53, एंड ये किसकी रफ्तार है, पॉइंट P की, एंड पॉइंट P की रफ्तार कौन डिसाइड करेगा, रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड। ये जितने स्पीड से नीचे आएगी पॉइंट P उसी स्पीड से नीचे आएगा, यानी पॉइंट P की वेलोसिटी डिपेंड करेगा रिफ्लेक्टेड रे पर, क्योंकि वही तो टकरा रही है ना, तो ये नीचे आएगी तो ही तो P नीचे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी इस पे डिपेंड करेगी, यानी ओमेगा किसका लेना है, रिफ्लेक्टेड रे का, और रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा कितना था 36। मुझे तो v निकालना है, तो v इंटू cos 53 डिग्री 3/5, 10 इंटू sec 53 डिग्री, इसका उल्टा 5/3 इंटू में 36, इसको हटाएंगे तो 5 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, तो v इज इक्वल टू 10 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 36। ठीक है, जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है, आंसर बताइए कितना आ रहा है, बी फास्ट। अब कैलकुलेशन एकदम इजी हो गया है, सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, क्या 1000 आ रहा है आंसर, क्या 1000 आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। सो अगर मिरर को आप रोटेट करोगे 9/पाई RPF से, तो जो ये पॉइंट है वो 1000 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, 1000 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से 3 3 9, 9 4 जा, ठीक है, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू v 10,000 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, तो ये P वाला जो पॉइंट है वो
1000 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा। ये जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, ये तो एक प्रोसेस है ही, इसके अलावा भी एक और प्रोसेस है, बट आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लो। एक और तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, बट जरूरी नहीं है आप इसी तरीके को फॉलो करो, ये सबसे सिंपल और सही तरीका है। ठीक है, मैंने वी को क्यों तोड़ा, बिकॉज ये वाला वी और ये वाला आर परपेंडिकुलर नहीं था, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्रीन सर्कुलर थी, तो वो आर और ये वी जो टैंजेंट में जा रहा था, वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, सर्कुलर में वेलोसिटी कैसे दिखाओगे, अलोंग द टैंजेंट। तो यहाँ पे वी और आर परपेंडिकुलर नहीं है ना। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा 1000 रहेगी या फिर चेंज होगी? इस पॉइंट की वेलोसिटी जो अभी तुमने निकाला 1000, क्या ये 1000 ही रहेगी हमेशा या फिर ये चेंज होगी? सोच के बताना। इस पॉइंट की वेलोसिटी आपने अभी क्या निकाला 1000, क्या ये 1000 ही हर वक्त रहेगी या फिर चेंज होगी? चेंज होगी, चेंज होगी, बहुत अच्छी बात है, चेंज होगी। बिकॉज आपने जब कैलकुलेशन किया तो एंगल क्या लिया 53, एंगल क्या लिया 53। बट सपोज दैट कि मिरर जब रोटेट करेगा, मिरर जब ऐसे रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे ज्यादा एंगल से रोटेट करेगी। जैसे मिरर मान लो घुमाएंगे 10 डिग्री, तो ये रोटेट करेगा 20, तो इसके मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कम होता जाएगा। मिरर अभी ऐसे है ना, इसको अगर हम मिरर को 10 डिग्री घुमाएंगे तो ये 20 घूम जाएगा, तो ये इसके बीच का एंगल चेंज होगा, और एंगल अगर चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, तो ये स्पीड भी चेंज होगी। इट मींस इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये जो स्पीड मैंने निकाला, ये पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पर की है, इसके बाद स्पीड क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। जब एंगल यहां बनेगा 37 और यहां बनेगा 53, तब इस पॉइंट का स्पीड 1000 होगा। यहां का एंगल अगर चेंज हो गया तो ये एंगल भी चेंज होगा और ये स्पीड भी चेंज होगा। तो हर इंस्टेंट पे स्पीड चेंज हो रहा है, यानी ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। नेक्स्ट, अब हेडिंग लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें दो केसेस हैं और आसान है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। हेडिंग लिखेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब मान लीजिए कि कोई प्लेन मिरर और प्लेन मिरर के सामने आप चुपचाप खड़े हैं, तो आपका जो इमेज है वो भी चुपचाप खड़ा होगा, लेकिन अगर आप प्लेन मिरर के सामने डांस करने लगोगे तो ऑब्वियस बात है इमेज भी डांस करेगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट को मैं मूव कराऊं तो इमेज में भी वेलोसिटी आ जाएगी। तो उसी चीज को पढ़ना कि इमेज में, इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। मान लीजिए आप मिरर के करीब दौड़ रहे हैं टुवर्ड्स द मिरर, या आप मिरर से दूर जा रहे हैं, तो इन सारे सिचुएशन में इमेज की रफ्तार कितनी होगी। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसमें दो केसेस हम लोग पढ़ेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में सुनना, केस नंबर 1 में मैंने क्या बोला कि अगर ये मिरर है, प्लेन मिरर, और ऑब्जेक्ट यहां है इसके सामने, तो इमेज बनेगा इसके पीछे, ये तो कॉमन सी बात है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करेगा, तो इमेज की वेलोसिटी वही होगी जो ऑब्जेक्ट की है। हमेशा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्लेन मिरर, मान लो ऑब्जेक्ट जो है ना प्लेन मिरर के पैरेलल जा रहा है, तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इमेज की रफ्तार भी उतनी होगी, इमेज की रफ्तार भी उतनी ही होगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मिरर रेस्ट पर है या मोशन में। मिरर के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो मिरर रेस्ट पे हो तब भी ये कंडीशन, मिरर अगर मूव करेगा, हाँ पैरेलल होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि मिरर ऐसे ऐसे मूव कर गया, तब तो कहानी चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको बताना है, उस कंडीशन में इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों बराबर है। ठीक, चलिए अब मैं इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर भी ऊपर की तरफ जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, नहीं 4 नहीं 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इमेज की वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। ऑप्शन दे रहे हैं 5 + 2 7, 5 - 2 3, 2 1। बताइए
इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 2 से, मिरर ऊपर जा रहा है 5 से, तो इमेज बताओ, इमेज की रफ्तार कितनी होगी? 2 होगी या 7 होगी या 3 होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या रिलेटिव लेना होगा 5 - 2 = 3, या फिर मिरर से कोई लेना देना नहीं है? अगर ऑब्जेक्ट और मिरर पैरेलल मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी, यानी आंसर आएगा सी। आंसर क्या होगा? सी। मिरर और ऑब्जेक्ट अगर दोनों पैरेलल जा रहा है तो फिर इमेज की वेलोसिटी वही होगी जो ऑब्जेक्ट की है। डजंट मैटर कि मिरर रेस्ट पर है या मोशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये पैरेलल है तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी वही वेलोसिटी इमेज की होगी, बस। उससे कोई मतलब नहीं है कि मिरर रेस्ट पर है या मोशन में। ये केस फर्स्ट होगी। अब केस 2 में अगर हम बात करें, केस नंबर 2 में हम बात करेंगे, 2 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें फॉर्मूला बनेगा। अब इस बार मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर भी जा रहा है वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो बताना है कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मिरर रेस्ट पे होगा तो मिरर अगर रेस्ट पर है और आप मान ली मिरर पे बैठ गए, तो मिरर पे जब आप बैठोगे तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज दिखेगा। पहली बात, अगर आप मिरर पर है तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर इमेज। मिरर अभी रेस्ट पर है तो आप मिरर पे बैठ गए, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे इमेज। अब ग्राउंड पे बैठो तो ग्राउंड से भी आप देखोगे तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे इमेज, यानी दोनों सिचुएशन में आपको आंसर सेम दिखेगा। लेकिन कब? जब मिरर रेस्ट पे होगा तब। लेकिन सपोज दैट कि अगर मिरर भी मूव करने लगे तब ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर बराबर नहीं होगा। अगर मिरर भी मूव कर जाए तब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। तो मिरर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी बराबर नहीं होगी अगर ग्राउंड से देखेंगे तो। लेकिन अगर आप मिरर पे बैठ जाएं तो इस कंडीशन में भी जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पर इमेज दिखेगा। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी। मतलब एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि अगर आप मिरर पर बैठ जाओ तो उस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की रफ्तार दोनों इक्वल दिखेगी, चाहे मिरर रेस्ट पर हो या मोशन में। क्योंकि अगर आप मिरर पे बैठते हैं ना तो ऑब्जर्वर जहां रहता है वो जगह उसके लिए क्या हो जाती है? रेस्ट। ये आपने एलिमेंट में पढ़ा होगा कि ऑब्जर्वर जिस जगह पर होता है वो प्लेस उसके लिए एज ए रेस्ट हो जाती है। इसीलिए तो मान लो आप ट्रेन पे जब जाते हैं तो आपको क्या फील होता है कि ट्रेन के बाहर जो कोई ऑब्जेक्ट है जैसे पेड़ या कोई पोल वो पीछे जाता हुआ दिखता है, बट इन रियलिटी आप आगे जा रहे हो। लेकिन चूंकि आप ऑब्जर्वर हो तो आप अपने आप को मानते हो कि हम रेस्ट पर हैं। आप अपने आप को खुद को रेस्ट में मानते हो और ऑब्जेक्ट को मूव करा देते हो पीछे, हालांकि ऐसा रियलिटी में हो नहीं रहा है। इट इज अ रिलेटिव टर्म। तो अगर आप मिरर पे बैठ जाओ तो मिरर पे बैठने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी आपको इक्वल दिखेगी और अपोजिट दिखेगी। क्यों? क्योंकि मान लो मैं मिरर पे बैठ जाऊं तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगा। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ तो इमेज की वेलोसिटी इस तरफ, तो दोनों की वेलोसिटी आपको इक्वल दिखेगी और अपोजिट दिखेगी। इक्वल दिखेगी और अपोजिट दिखेगी। लेकिन किस कंडीशन पे? मिरर पे जब आप बैठेंगे तब, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर हैं और मिरर चल रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी इक्वल नहीं दिखेगी। लेकिन मिरर पर अगर हम बैठ जाएंगे उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, इमेज का एक्सेलरेशन, दोनों बराबर दिखेगा विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो एक काम करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हम बोलते हैं। मान लीजिए हम मिरर पे बैठ जाएं
उस कंडीशन में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट दिखेगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज दिखेगा, जितने स्पीड ऑब्जेक्ट की दिखेगी उतनी ही स्पीड इमेज की भी दिखेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज आपको इधर आता हुआ दिखेगा। किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में। अगर आप मिरर पे बैठोगे तब तो हम ऐसा बोलें, वेलोसिटी ऑफ इमेज या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव किस बात के लिए? नेगेटिव इस बात के लिए कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा राइट तो इमेज मूव करेगा लेफ्ट। ऐसा आपको कब दिखेगा? जब आप मिरर पर ही बैठोगे। यानी मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब देखिए, आपने रिलेटिव मोशन कभी पढ़ा होगा तो आपने एक टर्म सुना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है वी ए बी, और इसको तोड़ कर लिखते हैं, पहले जो नंबर है पहले उसकी वेलोसिटी, बाद में जो नंबर है उसकी वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसे हम लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। जैसे मान लो मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो इसको तोड़ के लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू। जो पहले होगा उसकी रफ्तार माइनस करके बाद वाले की रफ्तार। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेक्टर लेके चल रहे हैं इसीलिए माइनस लगा डायरेक्शन के कारण, माइनस बाहर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ दिखेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मुझे किसकी वेलोसिटी चाहिए? इमेज की। इसको उठाकर इधर ले आओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द वेलोसिटी। याद रखना ये रिलेशन वेक्टर रिलेशन है। यूज प्रॉपर साइन, यूज विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, है ना। साइन के साथ यूज करना है डायरेक्शन को देखते हुए, चूंकि ये वेक्टर रिलेशन है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे, dv by dt तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मिरर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको भी क्या करना है? साइन के साथ यूज करना है, यूज विथ साइन, यूज विथ साइन। क्या बात सबको समझ में आ रही है? यूज विथ साइन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या होता है? 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? मिरर की वेलोसिटी का डबल माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर साइन यानी डायरेक्शन के साथ। और ये फॉर्मूला कब लगाना है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करना चाहिए? मिरर के परपेंडिकुलर, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब इसमें एक चीज मुझे बताओ, इफ मिरर इज एट रेस्ट, इफ मिरर इज एट रेस्ट, मिरर इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो जाएगा? 0। अगर मिरर रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो आप इस कंडीशन में क्या लिखेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो 0 हो गया, तो यहां से क्या आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही वेलोसिटी इमेज की होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। लेकिन कब? जब मिरर रेस्ट पे हो। तो
एक बार फटाफट मेरी बात पहले सुन लो फिर कॉपी करना। अगर मिरर रेस्ट पर है तो आप मिरर पर बैठो या ग्राउंड पर बैठो, दोनों कंडीशन में आपको दोनों की रफ्तार बराबर दिखेगी और अपोजिट। इमेज की रफ्तार एंड ऑब्जेक्ट की रफ्तार दोनों कंडीशन में बराबर होगी, चाहे आप मिरर पर बैठो या ग्राउंड पर बैठो। लेकिन अगर मिरर मूव करने लगा उस कंडीशन में ग्राउंड पर बैठ करके आप देखोगे तो दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं दिखेगी, बराबर नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप अभी मिरर पर बैठ जाओगे तो फिर अभी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी इक्वल दिखेगी एंड अपोजिट दिखेगी। इसका मतलब कि अगर हम मिरर पर बैठ जाते हैं तो मिरर रेस्ट पर हो या मोशन में हो, इन दोनों सिचुएशन में इमेज की वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बराबर दिखेगी। नोट करो यहां तक पहले फटाफट जल्दी से। और अगर मिरर रेस्ट पे हो गया तो देखो दोनों की वेलोसिटी इक्वल आ रही है, जितनी वेलोसिटी इमेज की उतनी ही ऑब्जेक्ट की, और माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट अगर मिरर रेस्ट पे है। इसमें जो वी आई आपने लिखा है, इसमें जो वी आई आपने लिखा है, ये वी आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं बोला गया तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए अगर मैं बोलूं कि मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जर्वर ही मूव करेगा तो उसके इमेज की वेलोसिटी क्या दिखेगी। ऑब्जर्वर ही मूव करेगा मतलब ऑब्जर्वर ही मूव करेगा, तो ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकाल लो, क्या दिक्कत है उसमें। जैसे मान लो आपको बोला गया कि ऑब्जर्वर ही मूव कर रहा है और इमेज को देख रहा है, तो अब ऑब्जर्वर को इमेज की वेलोसिटी क्या दिखेगी, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो आप इसको ऐसे तोड़ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, माइनस कर लेना दोनों का। इमेज की वेलोसिटी में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को माइनस कर लेना, जो आंसर आएगा वही उसको दिखेगा। मान लो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि इमेज दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और ऑब्जर्वर दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। तो इसको इमेज की रफ्तार क्या दिखेगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी है 2, ऑब्जर्वर की 10, तो -8, मतलब ऑब्जर्वर को लगेगा कि इमेज मेरी तरफ आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड से उसको आता हुआ लगेगा। क्या है वो बात की बात। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर मिरर रेस्ट पे हुआ, ओहो इसको मैंने मिटा दिया, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा वी ओ का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मान लो कुछ नहीं दिया है तो आप क्या मानोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं अगर बोलूं तो बॉल को मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बस, और कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये स्पीड किसके रेस्पेक्ट में है, इसका मतलब है ये स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। जैसे मैं ऐसे बोला जाता ना, कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो ये सारी स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं, अगर मिरर रेस्ट पर हो तो आप मिरर पर बैठ जाओ या ग्राउंड पर बैठो, दोनों कंडीशन में आपको इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट दिखेगी। लेकिन अगर मिरर मूव कर रहा है तो ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो दोनों की वेलोसिटी आपको इक्वल नहीं दिखेगी। लेकिन मिरर पे अगर हम बैठ जाएं तो अभी भी दोनों की वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट दिखेगी, क्योंकि जब आप मिरर पे बैठते हैं तो मिरर आपके लिए रेस्ट पे हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वर जहां होता है वो जगह उसके लिए रेस्ट। अगर मिरर उसके लिए रेस्ट हो गया तो जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट दौड़ेगा उतनी स्पीड से इमेज भी दौड़ेगी, तो दोनों का जो वेलोसिटी है वो इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा। अब फटाफट देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, ये ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट की रफ्तार है, क्या ले लें 2, ठीक, और मिरर की रफ्तार है मान लीजिए 4। मिरर भी दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट भी दौड़ रहा है, तो बताइए इमेज की रफ्तार कितनी होगी। इमेज तो इधर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा थोड़ी कि इमेज यहाँ बन जाएगा, इमेज तो मिरर के पीछे बनेगा। तो क्या क्या निकालना है पहले वो सुनो। फाइंड, फर्स्ट नंबर में आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेकेंड आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। थर्ड बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये 3 क्वेश्चन बताना है। तो पहले देखो ये ऑब्जेक्ट कैसे दौड़ रहा है, मिरर के पैरेलल या परपेंडिकुलर। मिरर के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है तो फॉर्मूला लग जाएगा अभी भी जो मैंने प्रूफ किया। पहले साइन कन्वेंशन ध्यान दीजिए, साइन कन्वेंशन डिसाइड करना बहुत जरूरी है। लेट, इधर वाले डायरेक्शन को हम एज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव, इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जिसकी भी रफ्तार इस तरफ होगी वो पॉजिटिव होगी और जिसकी रफ्तार इस तरफ होगी वो नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट देखो किधर जा रहा है, इस तरफ, तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार पॉजिटिव ले लेना है +2। मिरर किधर जा रहा है, उसी तरफ, तो मिरर की रफ्तार भी पॉजिटिव 4। इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, मुझे नहीं पता इमेज किधर दौड़ रहा है। अच्छा मिरर देखो दौड़ रहा है, मिरर मूव कर रहा है, तो ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो दोनों का रफ्तार अलग अलग दिखेगा। कुछ लोगों का आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 × वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है मुझे, मिरर की वेलोसिटी 4, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2, 8 - 2 6। प्लस आया, प्लस का मतलब पॉजिटिव का मतलब इमेज इधर दौड़ना है, तो इमेज की रफ्तार इस तरफ है, कितने से 6 मीटर पर सेकेंड। देखो ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी दिखेगी 2 मीटर पर सेकेंड और इमेज की रफ्तार कितनी दिखेगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड से बैठ के देखने पे देखो दोनों की रफ्तार डिफरेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि मिरर खुद चल रहा है, मिरर खुद मूव कर रहा है। तो ग्राउंड से अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार आपको 2 मीटर पर सेकेंड दिखेगी और इमेज की रफ्तार कितनी दिख रही है 6 मीटर पर सेकेंड। और किधर दिख रही है, ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट तो इमेज भी आपको राइट जाता हुआ दिखेगा, इधर आता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये कहानी किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इमेज 6 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा राइट। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको तोड़ के लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इमेज की रफ्तार कितनी है 6, मिरर की रफ्तार कितनी है 4। तो मिरर के रेस्पेक्ट में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, मिरर के रेस्पेक्ट में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और इधर ही जा रहा है राइट, इधर जा रहा है राइट। हाँ अब ये बताओ थर्ड नंबर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताओ। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 6, ऑब्जेक्ट की रफ्तार 2, तो 4 मीटर पर सेकेंड से राइट। मतलब क्या हुआ इसका, अगर आप ऑब्जेक्ट पर बैठ जाएंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट पर बैठ जाएंगे और इमेज को देखेंगे तो इमेज आपको 4 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा। अगर आप मिरर पर बैठ जाएंगे और इमेज को देखेंगे तो आपको मिरर ये इमेज 2 से जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये अलग अलग पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्पीड है सबका। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रहा मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से
मिरर इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। बताइए इमेज की रफ्तार बताइए और डायरेक्शन बताइए जल्दी से। सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करो, आप किसको प्लस लोगे और किसको माइनस लोगे। डायरेक्शन पहले डिसाइड करो। डायरेक्शन डिसाइड कीजिए। इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। अब जो डाटा दिया होगा उसको कॉपी करो पहले। गिवन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, इधर जा रहा है ना राइट, राइट वाले को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट वाले को नेगेटिव। राइट जा रहा है इसकी रफ्तार 10, मिरर लेफ्ट जा रहा है इसकी रफ्तार माइनस, मिरर की रफ्तार नेगेटिव हो जाएगी -2। इमेज की रफ्तार तो निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 इंटू मिरर की रफ्तार कितनी है -2, ऑब्जेक्ट की रफ्तार 10, -14 मिरर की रफ्तार -14। माइनस का मतलब किधर हुआ, माइनस का मतलब हुआ कि मिरर ये इमेज जो है, इमेज की रफ्तार कितनी है -14। इसका मतलब इमेज इधर जा रहा है कितने स्पीड से 14 मीटर पर सेकेंड। किसकी रफ्तार है वो, इमेज की रफ्तार। तो इमेज इधर आएगा 14 से। देखो अगर मिरर मूव करेगा ना तो देखना इन दोनों की रफ्तार अलग आएगी। ये जो रफ्तार है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये जो रफ्तार है ये भी किसके रेस्पेक्ट है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट आपको 10 से जाता हुआ दिखेगा और इमेज आपको 14 से आता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब दोनों का स्पीड क्या दिख रहा है, सेम की डिफरेंट दिख रहा है ना, क्योंकि मिरर खुद मूव कर रहा है। अगर मिरर रेस्ट पे होता है ना तब ग्राउंड से भी देखोगे तो दोनों की रफ्तार बराबर दिखती, बट अगर मिरर मूव करेगा तो दोनों की रफ्तार ग्राउंड से अलग दिखेगी। हाँ मिरर के रेस्पेक्ट में सेम दिखेगी। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, ऑप्टिक्स चल रहा है, प्लेन मिरर की बात हो रही है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे आप एक काम करो, मिरर पे बैठ के देखो, तो मिरर पे बैठ के देखो दोनों को, ऑब्जेक्ट को भी देखिए और इमेज को भी देखिए। देखिए सेम दिख रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे तोड़ देंगे इसको। मिरर पर बैठ के देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी है 10, मिरर की रफ्तार कितनी है -2, तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मिरर पे बैठकर इमेज को देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, जिसको तोड़कर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इमेज की रफ्तार कितनी है -14 और मिरर की कितनी है -2, क्योंकि इधर जा रहा है लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेते हैं, -+2, तो 14 में 2 चला गया -12। अब ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है। मिरर पर बैठोगे तो ऑब्जेक्ट आपको 12 से जाता हुआ दिखेगा राइट, और मिरर पे बैठकर इमेज को देखोगे तो इमेज आपको 12 से जाता हुआ दिखेगा लेफ्ट। बताओ दोनों केस में बराबर आ रहा है, सेम आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ श्रेया पांडे, सेम आ रहा है ना वेलोसिटी। और डायरेक्शन जरा चेक करो तो, डायरेक्शन जरा चेक करो तो अपोजिट आ रहा है। मिरर पर बैठ जाओ और ऑब्जेक्ट को देखो, तो मिरर पर बैठकर अगर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो कितनी रफ्तार दिख रही है 12। ऑब्जेक्ट 12 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखेगा आपको राइट, और मिरर पर बैठकर अगर आप इमेज देखोगे तो इमेज भी 12 से जाता हुआ दिखेगा 12 मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस का मतलब लेफ्ट। तो मिरर पे अगर हम बैठ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट जाएगा 12 से, इमेज भी आएगा 12 से, इक्वल। और इक्वल आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी भी कितनी बार ये बात बोला है, मिरर पे बैठ के देखोगे तो दोनों की रफ्तार इक्वल दिखेगी और ऑपोजिट दिखेगी। ये बात कंप्लीट। चलिए वेलोसिटी में एक क्वेश्चन और लिखिए, वेलोसिटी में एक क्वेश्चन फटाफट और लिखिए। देखिए मिरर
ऑब्जेक्ट जा रहा है इस बार इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री के एंगल पे, और मिरर भी मूव कर रहा है इस तरफ 45 डिग्री के एंगल पे 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इमेज की रफ्तार कितनी है? वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है वेक्टर में, और फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है मैग्नीट्यूड में। वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है पहले वेक्टर में, फिर इस बार ना तो पैरेलल जा रहा है और ना ही परपेंडिकुलर जा रहा है, ये भी जा रहा है एंगल पर और ये भी जा रहा है कुछ एंगल पर। ठीक है, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर में कितना होगा? तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट बना लो। इस तरफ क्या लिखेगा 10 cos 53 डिग्री, तो 10 cos 53 कितना 3/5, तो 6 आ गया। यानी मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर ऐसे है ना, मिरर के परपेंडिकुलर कितनी है 6, और एक कंपोनेंट इधर आएगा 10 sin 53 डिग्री, ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। मिरर की वेलोसिटी को भी तोड़ दीजिए, इधर आएगा 10√2 cos 45 कैंसिल, तो ये 10 आएगा, और एक वेलोसिटी इसकी ऊपर आएगी, ये भी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ, एक चीज तो हम श्योर है ना, एक चीज के लिए तो हम श्योर है, पैरेलल वाली वेलोसिटी के बारे में हम श्योर है कि जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी इमेज की होगी। यानी अगर ये इमेज है तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, तो कन्फर्म में इमेज भी ऊपर जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि पैरेलल टू द मिरर रफ्तार दोनों की सेम होती है। मिरर के पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट जाएगा तो जिस रफ्तार से ऑब्जेक्ट जाएगा वही रफ्तार इमेज की होगी। पैरेलल वाली वेलोसिटी के बारे में हम श्योर है कि ये 8, तो ये भी 8। हाँ, ये वाली वेलोसिटी अगर इधर 6 तो इधर कितनी होगी वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूला किसके लिए लगाते हैं? परपेंडिकुलर के लिए। अगर ये मिरर है और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, तब लगाते हैं। तो देखो ये वाली जो वेलोसिटी 6 है ये तो परपेंडिकुलर है ना। अच्छा, डायरेक्शन डिसाइड करो, इधर वाले डायरेक्शन को, राइट वाले को क्या ले लेते हैं पॉजिटिव, राइट वाले को क्या ले लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को क्या लेंगे नेगेटिव। देखो ये किधर जा रहा है राइट, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और मिरर भी जा रहा है राइट 10 से, तो 2 इंटू 10, मिरर की रफ्तार भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी 6 पॉजिटिव में, और मिरर की वेलोसिटी हो जाएगी 10 पॉजिटिव में, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6। 20 माइनस 6 आ गया 14, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज किधर जा रहा है राइट, इमेज किधर जा रहा है राइट, यानी इस तरफ। तो देखो इमेज की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी आई 14, और वाई एक्सिस में कितनी आई 8। तो वेक्टर में क्या लिखोगे? वेक्टर में आप इसको लिखोगे एक्स में कितना है 14, तो 14 आई क्या, वाई में कितना है 8, तो 8 जे क्या। एक्स में क्या लगाते हैं आई क्या, और वाई में क्या लगाते हैं जे क्या। तो इमेज की वेलोसिटी वेक्टर में कितनी हो गई 14 आई कैप प्लस 8 जे कैप, 14 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट, इसको ऐसे मिलाओगे, यहां ऐसे मिलाओगे, ये जो ऐसे जाएगा दिस इज द नेट वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मॉड लगा दीजिए 14 आई कैप प्लस 8 जे कैप, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पार्ट आपके ऊपर है, सॉल्व करके आप बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, या एंगल वैंगल अगर पूछ ले तो निकाल सकते हैं हम लोग। मान लो ये एंगल थीटा है तो थीटा निकाल लेंगे कि कितने एंगल पर इमेज की रफ्तार होगी। ये जो इमेज की वेलोसिटी है ना, ये किस एंगल पे होगी। ये हो गया उसका एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और ये उसका रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट का मतलब नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी किस एंगल पे होगी उसके लिए हम लोग tan थीटा लिखेंगे,
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो ये 8, तो ये भी 8, ये वाला 14, तो tan थीटा हो जाएगा 8/14 यानी कि 4/7। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7। इस एंगल पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस आप कर लोगे? वेलोसिटीज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, जल्दी बताओ। वेलोसिटीज वाले क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे? वेलोसिटीज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लियर है? अब लिखो नंबर ऑफ इमेज फटाफट, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज। हेडिंग लिखो नंबर ऑफ इमेज, कितने इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ इमेज। लेट अस सपोज कि ये एक मिरर है आपके पास और ये एक मिरर है। एक क्वेश्चन को डिटेल समझ लेना, बाकी इसका एक शॉर्टकट तरीका बता देंगे, उससे आप नंबर ऑफ इमेज निकाल लोगे। एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये दो प्लेन मिरर है और दोनों परपेंडिकुलर है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये डिस्टेंस मान लो y है और ये डिस्टेंस x है। तो आपसे पूछा गया कि कितने इमेज बनेंगे, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू दिस टू मिरर्स। तो हो सकता है कि इसका आंसर आपको याद होगा कि कितने इमेज बनेंगे। ध्यान से सुनना, पहले आपको पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, फिर शॉर्टकट तरीका बता देंगे, उससे आपको कोई भी क्वेश्चन हो नंबर ऑफ इमेज का बना लोगे, कोई भी क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, ये प्लेन मिरर और दोनों मिरर को मैंने लिया 90 डिग्री पे। अब एक काम करो, सबसे पहले इसकी बात करो, ये आपका मिरर नंबर 1, ये आपका मिरर नंबर 2। पहली वाली जो मिरर है, मिरर नंबर 1, ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज कहां बनाएगी? अगर इससे y डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो इससे नीचे y डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, तो इसका पहला इमेज नीचे बनेगा y डिस्टेंस पे। दिस इज I1, पहला इमेज बन गया। ठीक, अब इधर आ जाओ, ये वाली मिरर इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज अब इधर बनाएगी, तो इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, x, तो कितना पीछे जाकर इमेज बनेगा, x। ठीक, दोनों मिरर का पहला पहला इमेज मैंने बना लिया, दोनों मिरर का पहला पहला इमेज मैंने बना लिया। अब सोचो, अगर इस मिरर को हम एक्सटेंड करें, इमेजिन करो कि ये मिरर अगर यहां एक्सटेंड कर दें, तो ये वाली मिरर अब इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसका इमेज बनाएगी पीछे। कितना पीछे, ये डिस्टेंस कितना है, x, तो कितना पीछे इमेज बनेगा, x। बन गया, ये इमेज है I3। इसका ये वाली मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाई, ये वाली मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाई, दोनों का पहला पहला इमेज बना। अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, ये इमेज इस मिरर के लिए, ये इमेज देखो, ये जो इमेज है वो इस मिरर का है, M1 वाली मिरर, M1 वाली मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये था और इमेज ये था, तो ये जो इमेज है इसके लिए, लेकिन यही इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और ये मिरर इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसका इमेज पीछे बनाएगी। ठीक, उसी तरह से इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था, तो ये वाली मिरर अब इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसका इमेज बनाएगी नीचे। जैसे ये मिरर पूरा यहां तक मिरर है, तो ये वाली मिरर इसको ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी, ऑब्जेक्ट मानकर इसका इमेज बनाएगी नीचे। तो यह यहां से कितना ऊपर है, y, तो कितना नीचे इमेज बनेगा, y। तो ये डिस्टेंस y था, तो y नीचे इमेज बना, यहां पे इमेज बन गया I4। तो देखा जाए तो इस वाले पॉइंट पर दो इमेज एक ही जगह पे बन रहा है, यानी कि यहां पर इमेज क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। इमेज क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। सो नंबर ऑफ इमेज 1 2 3,
एक्चुअली बना है 4, लेकिन वहां पर दोनों इमेज ओवरलैप कर गया, कॉन्साइड कर गया, तो वो एक ही इमेज होगा। तो यहां पर 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज यहां पर आएगा 3। अब सुनना, अगर इन सारे इमेज को, ये जो मिरर का कॉर्नर है, इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको सेंटर मान लें, अगर हम इसको क्या मान लें, सेंटर, और जहां पर ऑब्जेक्ट है उसको रेडियस मान लें, इस डिस्टेंस को, और एक सर्कल बना दें, तो जितने भी इमेजेस हैं वो सारे उसी सर्कल पे लाई करेंगे। जितने भी इमेजेस हैं वो सारे उसी सर्कल पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है। और इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का, ऑब्जेक्ट और इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रेडियस। और ऑल द इमेजेस लाइज ऑन द सर्कल। सारे इमेजेस कहाँ लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। अब एक बात और सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, नंबर ऑफ इमेजेस हो गए यहाँ पे 3। एक बात और समझिए, ये वाली जो मिरर है, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज बना, यानी I1 इमेज है M1 का, M1 के लिए, लेकिन यही I1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा M2 के लिए। यानी M1 की इमेज M2 के लिए ऑब्जेक्ट, और M2 की इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट। यानी किसी एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन सकती है, और दूसरे की इमेज किसी दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन सकती है। इस बात को एकदम ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों और कब होगा। जैसे ध्यान से देखो, ये मान लो मिरर था, ये भी मिरर, ये भी मिरर, यहां पे ऑब्जेक्ट। अब समझोगे तुम लोग, मैंने कहा कि इसका इमेज बनेगा यहां, एक बता रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही समझ लेना। इसका इमेज बनेगा यहां, कैसे बना, सबसे पहले तो एक रेज यहां गिराओ और एक रेज मान लो यहां गिराओ। ये वाली रेज जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहां से आती हुई लगेगी, ये इमेज जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहां से आती हुई लगेगी, ऐसे। और ये जब ऑब्जेक्ट से रेज यहां टकराएगी तो यहां से आती हुई लगेगी। अब मेरी बात सुनना, जब ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां गई तो इस मिरर को लगेगा कि रेज यहां से आ रही है, I1 से रेज आ रही है। तो ये वाली मिरर इसको, जो M1 का ये इमेज है, इस इमेज को ऑब्जेक्ट मान करके इसका इमेज पीछे बना देगी। तो कोई भी मिरर किसी दूसरे की इमेज को ऑब्जेक्ट तब मानेगी जब उससे रेज टकरा के उस पर आना चाहिए। ये वाली जो रेज है यहां पे मिरर से टकराई, और टकराने के बाद अगर ये इस मिरर पे जा रही है तो इस मिरर को फील होगा कि रेज यहां से आ रही है, तो ये मिरर इसको क्या मानने लग जाएगा, क्या ट्रीट करेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कब ट्रीट करेगा, जब रेज यहां से टकरा के मिरर पे गिरनी चाहिए, तभी ना ट्रीट करेगा, अदरवाइज क्यों ट्रीट करेगा। तो रेज, कोई भी मिरर किसी और की इमेज को ऑब्जेक्ट तब ट्रीट करती है जब वहां से रेज टकरा के उस पर आनी चाहिए। ऐसा एकदम मान लो, ये दिमाग में डाल लो। तो ये चीज कहानी है, ठीक है। अब जितनी भी रेज, अब मान लीजिए कि इस मिरर की अगर हम बात करें तो ये वाली मिरर ने अपना इमेज यहां बनाया, इस वाली मिरर का अपना इमेज यहां बनेगा, मान लो यहां बना। तो कैसे बना, जैसे मान लीजिए यहां से एक रेज ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहां से आती हुई दिखेगी ऐसे। उसके बाद यहां से एक रेज ऐसे गई, रिफ्लेक्ट की, टकराई, यहां से आती हुई दिखेगी। तो देखो ये रेज कहां टकराई, नीचे वाले मिरर पे टकराई। अब नीचे वाले मिरर पे जब ये टकराई तो नीचे वाले मिरर को ऐसा फील होगा कि ये वाली जो रेज है ना वो यहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो इस मिरर को लगेगा कि रेज यहां से आ रही है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। यानी ये वाली मिरर इसके इमेज को
ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी और इसका एक अपना इमेज बना लेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज से इमेज बनेगा, इमेज से इमेज बनेगा। अब रे डायग्राम तो कॉम्प्लिकेट होते जाएगा ना, रे डायग्राम तो सिंपल रहा नहीं। यहाँ पे तो मान लो मिरर 90 पे है तो थोड़ा और अच्छे से आप समझ पा रहे हो, बट मिरर के बीच का एंगल अगर हम चेंज करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि रेस डायग्राम से आप दिखा पाओ, और ये भी डिफिकल्ट होगा इसका इमेज, इसका ऑब्जेक्ट करने में। सो नंबर ऑफ इमेज बनाने के लिए हम लोग ये प्रोसीजर यूज नहीं करेंगे, बट ये कंसेप्ट है तो मैंने आपको समझा दिया। जितने भी इमेज बनेंगे वो सारे इमेज उस सर्कल पर ही रहेंगे, और सर्कल का रेडियस क्या होगा, मिरर के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस मानकर अगर हम एक सर्कल प्लॉट करेंगे तो जितने भी इमेजेस हैं सब उसी सर्कल पे लाई करेंगे। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आप नंबर ऑफ इमेज फाइंड करोगे। ठीक है, मिटा दें। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, तो फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं ताकि आप बुक में जब देखो तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मान लेते हैं कि आपका प्लेन मिरर और ये एक प्लेन मिरर, दोनों के बीच का एंगल थीटा, और यहां पर हमने ले लिया एक बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन ये मैंने ले लिया। तो ये टोटल एंगल अगर थीटा है तो ये बाइसेक्टर लाइन है, यानी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एक एंगल हो जाएगा θ/2 और ये एंगल भी हो जाएगा θ/2। ठीक, अब क्वेश्चन करना ये आपको 360 को 360 में एंगल की मिरर के बीच का जो एंगल है ना, मिरर के बीच का जो एंगल है थीटा, उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको आप n कह दो। अब सारी कहानी इसी n के ऊपर है। करना क्या है आपको, 360 लिखिए, 360 में मिरर के बीच के जो एंगल है थीटा उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपको मिल रहा है उसको आप n कह दो। अब सारी कहानी n के ऊपर है। अगर n इवन हुआ, अगर n क्या हुआ, इवन, तो नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज चुपचाप से लिख देना है n-1। नंबर ऑफ इमेज क्या लिख देना है, n-1। लेकिन अगर n ऑड हो गया तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहां है। अगर ऑब्जेक्ट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर लाइन, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, बाइसेक्टर लाइन पर होगा, तो नंबर ऑफ इमेज वैसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर निकाला था, यानी n-1। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर लाइन पे नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन बाइसेक्टर लाइन, ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर लाइन पर नहीं है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, जो डिवाइड करने के बाद n आया था वही इसका नंबर ऑफ इमेज होगा। बस इसको लिख लो, इसको फटाफट पहले लिखो, फिर हम बताते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहले फॉर्मूला यूज करा देंगे, फिर आपको ट्रिक बता देंगे शॉर्टकट, और ट्रिक से फिर फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी क्वेश्चन लोगे आराम से बनेगा। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इमेज आपको बताना है कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज आपको बताना है। मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, मिरर के बीच का एंगल है 30 डिग्री, मिरर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, मिरर के बीच का एंगल है 120 डिग्री, मिरर के बीच का एंगल है 0 डिग्री। ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया, 4 नहीं 5 क्वेश्चन। और इसमें लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन बाइसेक्टर लाइन, ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर लाइन पर नहीं है।
फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको n कैलकुलेट करना है, n। और n कैसे कैलकुलेट होता है, n कैलकुलेट होता है 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या होता है, मिरर के बीच का एंगल। तो बताइए मिरर के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप रख देंगे 360 बाई 60, 6 आ गया। अब बताइए 6 क्या है, इवन, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा n-1। 6 - 1 यानी 5। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 5। बहुत अच्छी बात है वैभव। 11 आंसर किसका आ रहा है, 11 आंसर किसका आ रहा है। पहले वाले का 5 इमेज बना, दूसरे वाले में देखो n = 360 अपॉन थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। आंसर आएगा 12। हाँ ठीक है, तो ये इवन आ गया। तो नंबर ऑफ इमेज क्या करना है, एक माइनस कर लेना है। नंबर ऑफ इमेज क्या करना है, 12 - 1 यानी कि 11 इमेज बनेगा। नंबर ऑफ इमेज कितने बन जाएंगे, 11। 3 नंबर n = 360 बाई 90, 4। इवन है, इवन रहा ना तो कुछ नहीं सोचना है कि बाइसेक्टर लाइन पर है या नहीं है, बस फटाफट कर लो। नंबर ऑफ इमेज n-1, 4 - 1 यानी कि 3। 4 नंबर 360 अपॉन 120, 3 आएगा। अब देखो 3 आ गया तो ऑड आ गया ना, तो ऑड में आपको चेक करना है कि वो बाइसेक्टर लाइन पर है या नहीं है। तो बाइसेक्टर लाइन पे नहीं है तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज यही रह जाएगा 3। बाइसेक्टर लाइन पर अगर होता तो n-1 कर लेते। 0 डिग्री में देखिए क्या है, n = 360 अपॉन 0, इंफिनिटी। तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बनेगा। अच्छा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों मिरर पैरेलल हो गई है। 0 डिग्री है ना, मिरर के बीच का एंगल 0 है, मतलब दोनों मिरर पैरेलल है। तो जब इमेज पैरेलल होगा, जब दोनों मिरर पैरेलल हो जाएगी तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो इसमें क्या होगा, इतने इमेज बनेंगे कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। सलून वगैरह में आप देखे होंगे कि अगर सामने मिरर और पीछे मिरर है तो इमेज का इमेज बनता जा रहा है, यानी बहुत सारी इमेज बनते हैं। सो 0 डिग्री अगर है, मिरर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो मतलब मिरर पैरेलल है, और पैरेलल अगर हो गया तो नंबर ऑफ इमेज इतने बनेंगे कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। अब देखिए ट्रिक से कैसे बनता है, ये सब क्वेश्चन ट्रिक से कैसे बनेगा देखो। अच्छा इसमें हम ये जो तरीका है ना, इसमें सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि कितना इमेज बना। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दे और ये बोलेगा कि जो सेकेंड इमेज बना है उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, किस एंगल पे बना, थर्ड इमेज जो बना है वो किस लोकेशन पे बना, वो नहीं बनाएगा। हाँ ब्राइटनेस तो डिक्रीज होगा ना, इमेज टू इमेज अगर बन रहा है, जैसे कोई मिरर है किसी और के इमेज को ऑब्जेक्ट मानकर अगर इमेज बनाएगी तो ऑब्वियस बात है जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा ब्राइटनेस डिक्रीज होगा रियल केस में। लेकिन अगर आइडियल केस ले लें, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो फिर इमेज का इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा, ब्राइटनेस डिक्रीज नहीं होगा। बट रियल लाइफ में क्या होता है, जितनी बार रिफ्लेक्शन होता है उतनी बार कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वहाँ पे सारा फिनोमेना होता है। बट परफेक्टली रिफ्लेक्शन जितनी लाइट गिरी उतनी ही वापस होगी, तो उस कंडीशन में फिर ब्राइटनेस डिक्रीज नहीं होगी। चलो अब देखो ध्यान से, पहला वाला क्वेश्चन हम एक उठा रहे हैं, 90 डिग्री है मिरर के बीच का एंगल, और ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया यहां पर, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये वाली मिरर M1, ये वाली मिरर M2। अब जो बोल रहे हो, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, इस फॉर्मूले से आप सिर्फ क्या बता पाओगे, नंबर ऑफ इमेज बता पाओगे, कितना इमेज बना, बस
इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बता पाओगे। लेकिन अब जो बता रहे हैं उससे आप नंबर ऑफ इमेज भी बता पाओगे, इमेज कौन सा इमेज कहाँ बनेगा, उसका पोजीशन क्या होगा, ये सब कुछ बता पाओगे इस तरीके से। तो ध्यान से सुनना इसका। हम लोग 1 मिनट चैट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट इमेज विजिबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा क्या फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है कि नहीं है। वैभव इमेज तो बनता ही है, इमेज तो बनता ही है। श्रेया पांडे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट क्या होती है, वापस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, लेकिन जिस सरफेस पे वो टकराती है उसमें भी कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो हमेशा इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी लाइट ना तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना ही क्या होनी चाहिए, ट्रांसमिट होनी चाहिए। एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए किसी कंटेनर में मान लीजिए पानी भरा हुआ है, पानी एकदम स्टिल है, रुका हुआ है, और आप ऊपर से देखिए तो कई बार ऐसा होता है कंटेनर का बेस भी दिखता है आपको और आपका अपना चेहरा भी दिखता है। तो आपका चेहरा अगर दिख रहा है तो इट मीन्स कि वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट जा करके टकरा कर आपके आई पर आ रही है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। और कंटेनर का बेस दिख रहा है, इसका मतलब लाइट क्या हो रही है, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो किसी भी सरफेस पे जब लाइट गिरती है ना तो रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और एब्जॉर्ब भी हो जाती है लाइट। ये सारी केसेस होती हैं, बट कौन डोमिनेट करेगा उसी हिसाब से हम लोग फिनोमेना का नाम रखते हैं। अगर 100% में 98% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और 2% ट्रांसमिट हो गई या एब्जॉर्ब हो गई, तब हम लोग बोलते हैं कि अच्छा मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट परफेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं। अब देखना इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, M1 लिख लीजिए और M2 लिख लीजिए, दोनों तरफ लिख लेना है M1 और M2। अब करना क्या है, दोनों का पहला पहला इमेज बना लो, दोनों का पहला पहला इमेज बनाओ। M1 में देखना, M1 के लिए ऑब्जेक्ट कितने एंगल पर है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पीछे इमेज बनेगा पहला। M1 का फर्स्ट इमेज बनेगा 30 डिग्री पर, M1 से 30 डिग्री पर ऑब्जेक्ट है तो 30 डिग्री पीछे इमेज बनेगा। अच्छा M2 में देखना, M2 के हिसाब से ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पर है तो इमेज बनेगा 60 डिग्री पीछे। तो दोनों का फर्स्ट इमेज हमने बना लिया। अब मिरर के बीच का एंगल कितना है, मिरर के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना। तो आप करना क्या कि 90 इसमें ऐड करना और यहां लिखना, तो 120 इधर आ जाएगा, इसमें 90 ऐड करना, यहां लिखना 150 आ जाएगा, इसमें 90 ऐड करना, यहां लिखना 90 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 240। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, इस 90 ऐड करके अपोजिट साइड लिखना है। 90 इसमें ऐड करोगे तो यहां लिखोगे, 90 इसमें ऐड करोगे तो यहां लिखोगे। 90 क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज मिरर के बीच का एंगल 90 है, कुछ और होता तो वही ऐड करते हैं। मिरर के बीच का जो एंगल होगा वो ऐड करेंगे। दोनों का पहला पहला इमेज बनाओ। M1 का पहला इमेज बनेगा 30 डिग्री पर, M2 का पहला इमेज बनेगा 60 डिग्री पर। चूंकि इससे 60 डिग्री पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा 60 डिग्री पीछे। अब इसमें 90 ऐड कीजिए, तो 90 ऐड कीजिएगा तो 0 210। अगर एंगल 180 या 180 से ज्यादा हो जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। अगर एंगल 180 या 180 से ज्यादा हो जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो एंगल यहीं तक रहेगा, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम, बट ये आ गया 180 से ज्यादा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये भी 180 से ज्यादा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, 180 भी आएगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो लास्ट वाले जो एंगल्स हैं, लास्ट वाले जो एंगल्स हैं उनको ऐड कीजिए, 150 प्लस 120, और मिरर के बीच के जो एंगल्स हैं उनको ऐड कीजिए, टोटल ऐड कीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 0 0 0 से आ रहा है 0, 9 और 2 है ना, 11 और 5 16, 6 360। अगर 360 आ गया तो समझ लीजिएगा इमेज कॉन्साइड किया है, इमेज क्या किया है, कॉन्साइड किया है। इमेज कॉन्साइड किया है तो अगर कॉन्साइड किया, ये एक ही जगह पे दो इमेज बना है तो फिर नंबर ऑफ इमेज में एक माइनस कर लेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे दो इमेज बना। अब वो दो इमेज एक ही जगह पे बना एक जैसा, तो फिर वो तो एक ही काउंट होगा ना। तो नंबर ऑफ इमेज देखिए क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू
एक इमेज बनेगा 30 डिग्री पर, दूसरा इमेज बनेगा 60 पर, तीसरा बनेगा 150 पे, चौथा बनेगा 120 पे। 1 2 3 4, लेकिन 4 में से क्या हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, तो एक माइनस कर लीजिएगा, 4 - 1 यानी नंबर ऑफ इमेज 3। कितने इमेज आ गए, 3। और हम लोग ऐसे भी देखे थे ना 90 डिग्री पे थी, बट इसमें हम लोग और क्या बता सकते हैं, M1 का पहला इमेज 30 डिग्री पे बनेगा, M2 का पहला इमेज 60 पे बनेगा, M1 का दूसरा इमेज 150 डिग्री पे बनेगा, और M2 का दूसरा इमेज 120 पे बनेगा। अब मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ करूं और ये बोल दूं कि M1 का फर्स्ट इमेज और M2 के सेकेंड इमेज के बीच का एंगल बताइए क्या होगा, तब तो आपको ये प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, तब तो आपको इसी प्रोसेस से जाना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इमेज देखिए कहां कहां बन रहा है, इसका फर्स्ट इमेज कहां बन रहा है 1, अगर मैं पूरा इसको ऐसे ले लूं, एक इमेज बन रहा है यहां 30 डिग्री पर, एक इमेज बन रहा है यहां 60 पे, है ना। फिर एक इमेज कहां बन रहा है 120 पे, ये I1, ये I2, ये I3, ये पूरा 120, और एक इमेज बन रहा है 150 पे, तो ऐसे ही आएगा, ये टोटल यहां से पूरा 180, है ना, ये 180 इधर हो गया, और ये हो गया आपका 30, तो यहां से आ जाएगा 150, ठीक। तो ऐसे इमेज बनेगा, 4 इमेज बन रहा ना, फोर्थ इमेज यहीं पे बनेगा, जहां पे I3 है वहीं पे बनेगा, कॉन्साइड कर गया, तो नंबर ऑफ इमेज 3 हो गया। चलिए इसको बना के दिखाओ। दो से तीन क्वेश्चन और कराएंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और लिख लो। ऑब्जेक्ट यहां है, ये है 20 डिग्री पर, ये है 40 डिग्री। अब बताइए M1 M2 बताओ नंबर ऑफ इमेज। अच्छा ऐसे आप चेक करो तो, ऐसे चेक करो तो मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, 40 + 20 60, तो वो वाले फॉर्मूले से लगा लो 360/60, मिरर के बीच का एंगल 60, तो आएगा 6, इवन आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 5। चेक करके देखते हैं 5 आता है कि नहीं आता है। दोनों का पहला इमेज बनाइए, दोनों का पहला इमेज बनाओ, कितना होगा। M1 का पहला इमेज बनेगा 20 डिग्री पर, M2 का पहला इमेज बनेगा 40 डिग्री पर। अब मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, 60 ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, एक्सेप्ट नहीं होगा। लास्ट वाले एंगल ये है, लास्ट वाले एंगल ये है, दोनों लास्ट वाले एंगल को ऐड कीजिए, मिरर के बीच का एंगल ऐड कीजिए, 140, 160, 200, 300, 300 और 60, 360। इसका मतलब इमेज कॉन्साइड किया, इमेज क्या किया है कॉन्साइड कर लिया। अगर कॉन्साइड कर गया तो नंबर ऑफ इमेज 1 माइनस कर लेंगे, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा जी बताओ, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 1 2 3 4 5 6, और 1 माइनस करना है 5 इमेज। माइनस किस बात के लिए, क्योंकि कॉन्साइड कर रहा है। अब हम ये भी बता सकते हैं किसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ इमेज नहीं, ये भी हम बता सकते हैं किसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। M1 वाली मिरर का पहला इमेज बन रहा है 20 डिग्री पर, दूसरा इमेज बन रहा है 100 डिग्री पर, तीसरा इमेज बन रहा है 140 डिग्री पर। M2 का पहला इमेज बन रहा है 40 डिग्री पर, दूसरा 80 डिग्री पर, और तीसरा 160 डिग्री पर। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इमेज आराम से बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि कौन सा इमेज, जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे, M1 के थर्ड इमेज का एंगल बताइए। आप फॉर्मूला लगाओगे तो सिर्फ तुम्हें नंबर ऑफ इमेज मालूम होगा,
लेकिन यहां से हम M1 के थर्ड इमेज बता सकते हैं कि कहां बन रहे। M1 का तीसरा इमेज बनेगा 140 डिग्री एंगल के साथ, हम बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए मिरर को हम ऐसे ले लेते हैं, वन 120 पर, और एंगल कुछ ले लेते हैं ऐसा कि ये बाइसेक्टर ना हो। ये एंगल मान के ले लिया मैंने, क्या ले लूं, 50 डिग्री ले लूं। तो ये कितना होगा, ये इधर वाला कितना होगा, 70 डिग्री। चलो, मिरर के बीच का एंगल 120, ऑब्जेक्ट यहां से M1 से 50 पर है और M2 से 70 पर। अब बताओ नंबर ऑफ इमेज कितना, जल्दी बताइए। अब बताओ कितना होगा। M1 का पहला इमेज बनेगा 50 डिग्री पर, M2 का पहला इमेज बनेगा 70 डिग्री पर। मिरर के बीच का एंगल कितना बनेगा, मिरर के बीच का एंगल 120 है, मिरर के बीच का एंगल 120 है, तो क्या हो जाएगा, 120 ऐड कीजिए इसमें, 170 और इसमें आप ऐड कीजिए 120, 190, 190 एक्सेप्ट नहीं होगा, तो नंबर ऑफ 1 2 3, नंबर ऑफ इमेज कितना बना 3। अभी अभी हम लोग निकाले भी थे ना फॉर्मूले से, ये क्या निकाला था मैंने, फॉर्मूले से क्या निकाला था, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। थीटा क्या है, मिरर के बीच का एंगल 120, आंसर आया था 3। ऑड, फिर मैंने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर होगा तो n-1, और बाइसेक्टर लाइन पे नहीं होगा तो जो आएगा n वही आंसर। तो ये देखो बाइसेक्टर पे तो नहीं है ना, इधर से एंगल 50, इधर से 70, तो बीच में थोड़ी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज तो हम लोग क्या लिख रहे थे, 3। नंबर ऑफ इमेज कितना आया था, 3, तो 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये तरीका ज्यादा बेस्ट है, फॉर्मूला हम प्रेफर नहीं करते हैं, फॉर्मूले से ज्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं। और वो भी क्या, अगर पॉइंट में आ गया, कोई जरूरी है, मान लो हम ऐसा दे दें, मिरर के बीच का एंगल 70 डिग्री और ऑब्जेक्ट यहां है 20 पर और यहां से 50 पर। अब बोले इमेज बताओ। अब तुम अगर ये लगाओगे फॉर्मूला 360 बाई थीटा, तो 360 बाई 70 आएगा ना, तो पॉइंट में आ जाएगा। अब उसका अलग फॉर्मूला याद करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये इंटीजर वो इंटीजर, बेटर है आप ये वाला लगाओ। उसके लिए भी फॉर्मूला लिखा होता है, बट कोई खास बात नहीं है। यहां से देखो कितने इमेज बनेंगे बताओ, इससे 20 पर, इससे 50 पे। नंबर ऑफ इमेज सर इसमें कॉन्साइड कर रहा है, लास्ट वाले में कॉन्साइड कर रहा है क्या, नहीं उम्मीद तो नहीं है कि कॉन्साइड कर रहा होगा, लास्ट कर रहा कि नहीं वो नहीं देखेंगे, लास्ट वाले में कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ वो भी देखेंगे। हाँ वो मैंने देखा नहीं, लेकिन उसमें भी चेक कर लेंगे। दो एंगल को ऐड करना है और मिरर के बीच के एंगल को ऐड करना है, अगर 360 आया तो कॉन्साइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैंने नहीं किया चेक, बट आप क्वेश्चन आएगा तो चेक करना है आपको। कितना इमेज बन रहा है निखिल, 5 इमेज। फर्स्ट इमेज दोनों का बना लीजिए, M1 से देखना, M1 से कितने एंगल पर ऑब्जेक्ट है, 20, तो पहला इमेज कहां बनेगा, 20 नीचे, 20 डिग्री नीचे। M2 से देखना ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पर है, 50, तो कितना पीछे, 50 डिग्री पीछे इमेज बनेगा। अब दोनों में क्या जोड़ना है, 70 जोड़ना है, तो 70 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा, 70 जोड़ना है ना, 190 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या जोड़ेंगे, 70 जोड़ेंगे तो 160। अब आगे आप ऐड करोगे तो शायद नहीं होगा, आगे ऐड करोगे तो ये तो पार हो गया 180 से, एक्सेप्ट नहीं होगा। ये 160 पहुंच चुका है, अब
ऐड करोगे 70 तो 180 से आगे चला जाएगा, वो तो देख के लग रहा है, तो रुक जाओ। लास्ट वाले एंगल ये है और इसका ये एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड कीजिए 160, 90 और मिरर के बीच का एंगल 70, ऐड कीजिए कितना बन रहा है 0, 16, 16 और 6, 22, 320, 360 नहीं आया ना, 360 नहीं आ रहा, कॉन्साइड नहीं कर रहा, नॉट कॉन्साइड नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ इमेज पूरा हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज पूरा हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ इमेज 5 हो जाएगा। ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक बार ना पैरेलल वाला 2 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि कहानी कंप्लीट हो जाएगा। ये है पैरेलल मिरर। अभी आपको मैंने क्या बताया था, कितने इमेज बनेंगे, इनफाइनाइट, इतने बनेंगे कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। इसमें नंबर ऑफ इमेज आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इमेज तो इनफाइनाइट बनेगा ना, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कभी नहीं पूछता। इसमें क्या पूछेगा देखो, मान लो कि दोनों मिरर के बीच का दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन है 4 मीटर और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इससे 1 मीटर पे और इससे 3 मीटर पे। ये है मिरर नंबर 1, ये मिरर नंबर 2। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ M1 एंड सेकेंड इमेज ऑफ M2। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा, M1 का थर्ड इमेज और M2 का सेकेंड इमेज के बीच का सेपरेशन बनाना है, के बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो पहले तो आप करो क्या, वैसे ही करो जैसे अभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ इमेज निकाल रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी लिखो, M1 लिख लो, M2 लिख लो। अब मुझे बताओ M1 से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, M1 से ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर है और M2 से 3 मीटर पर है। तो दोनों का पहला पहला इमेज बना लीजिए। M1 का पहला इमेज बनाइए, तो M1 से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है 1, तो कितना पीछे इमेज बनेगा 1। इसका पहला इमेज बना लो 1 मीटर, 1 मीटर पे पहला इमेज बनेगा। अच्छा, M2 का पहला इमेज बनाइए, M2 से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है 3, तो कितना पीछे इमेज बनेगा 3, तो M2 का पहला इमेज बनेगा 3। अब वही काम करना है, वहां पे क्या जोड़ते थे, मिरर के बीच के एंगल्स, मिरर के बीच का जो भी एंगल्स होता था ना उसको ऐड करते थे और ऐड करके दूसरे साइड लिखते थे। यहां पर भी मिरर के बीच का एंगल तो नहीं, मिरर के बीच का सेपरेशन ऐड करना है। तो मिरर के बीच का सेपरेशन कितना है 4, तो इसमें 4 ऐड कीजिए, तो यहां लिखिए 4 ऐड कीजिए, यहां लिखिए 4 ऐड कीजिए, यहां लिखिए, यहां लिखिए। अब ये चलता जाएगा, आपको भी पता है कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बनता है। यहाँ पे देखो, इसका पहला इमेज 1 मीटर पे बना, इसका पहला इमेज 1 मीटर पे बना, फिर 7 मीटर, फिर 9 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 17 मीटर। और M2 का पहला इमेज 3 पर, फिर 5 पर, फिर 11, 13, 16, ऐसे चलेगा। आपसे बोला है कि M1 का थर्ड इमेज और M2 का सेकेंड इमेज के बीच का सेपरेशन। M1 का थर्ड इमेज कहां बन रहा है 9 मीटर, और M2 का सेकेंड इमेज कहां बन रहा है 5 मीटर पे। कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा बताओ, कितना आंसर आएगा। M1 का थर्ड इमेज बन रहा है 9 मीटर पीछे, ऐसे देखना, M1 का थर्ड इमेज यहां बन रहा है, थर्ड इमेज कितना पीछे 9 मीटर पीछे, कहां से, मिरर से।
और M2 का सेकेंड इमेज यहां से बन रहा है 5 मीटर पे। आप बताइए दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? दोनों के बीच का सेपरेशन क्या लिखेगा? 9 + 5 लिखेगा कि 9 + 5 + 4 लिखेगा? 9 + 5 + 4, तो सेपरेशन आ जाएगा 9 + 5 + 4 18 मीटर। कितना आ जाएगा? 18 मीटर। क्या बातें समझ में आई हैं? आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, जल्दी। क्वेश्चन है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ बोथ द मिरर्स। और आंसर आप लोग ही करोगे क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने करवाया है। दोनों के थर्ड इमेज का सेपरेशन बताना है। दोनों के थर्ड इमेज का सेपरेशन बताना है। ये मिरर, ये वाली मिरर दोनों पैरेलल हैं। इसके बीच का सेपरेशन है 4 मीटर और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है। यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर। दोनों के थर्ड इमेज का M1 M2 मिरर, दोनों के थर्ड इमेज का सेपरेशन बताइए। ये फास्ट। दोनों के थर्ड इमेज का सेपरेशन। M1 का पहला इमेज बनेगा 2 मीटर पे, इसका भी 2 मीटर पे, इसका बन जाएगा 6 मीटर, इसका भी 6 मीटर, इसका 10 मीटर, इसका भी 10 मीटर, इसका 14 मीटर, इसका भी 14 मीटर। मुझे सिर्फ थर्ड इमेज के बीच का बताना है। तो इसका थर्ड इमेज कहाँ बन रहा है? 10 मीटर पे। इसका भी थर्ड इमेज कहाँ बन रहा है? 10 मीटर पे। तो सेपरेशन कितना आ गया? सेपरेशन आ गया 10 प्लस मिरर के बीच का सेपरेशन 4, 24 मीटर। अब देखो, इस क्वेश्चन का भी एक ट्रिक है। इसका एक ट्रिक देखो, अगर मिरर के बीच में एकदम ऑब्जेक्ट होगा, बीच में, और दोनों के सेम इमेज, जैसे इसके 4, इसके 4, इसके थर्ड, इसके थर्ड, इसके 5, इसके 5 इमेज के बीच का सेपरेशन अगर मांगेगा, अगर उल्टा पुल्टा मांग लिया तब तो प्रोसेस है ही अपने पास। जैसे बोलेगा इसके सेकेंड और इसके 5th इमेज का सेपरेशन बताओ, तब तो वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके थर्ड, इसके 5th, इसके 5th इमेज के बीच का सेपरेशन अगर मांगेगा सेम और ऑब्जेक्ट अगर बीच में होगा, तो तुम्हें क्या करना है? 2ND, बस 2ND लगा देना है। N क्या है? D क्या है? सेपरेशन बिटवीन मिरर। सेपरेशन बिटवीन मिरर, या एक काम करो, मिरर के बीच के सेपरेशन को हम A बोल देते हैं, 2NA, और N है nth इमेज। कौन से इमेज के बारे में बोल रहा है? nth इमेज। अब बताओ किस इमेज का बात कर रहा है? थर्ड इमेज। तो n की जगह थर्ड हो जाएगा, n की जगह थर्ड हो जाएगा, और सेपरेशन कितना है मिरर के बीच का? 4। तो आंसर कितना आएगा? 24 आंसर। इसमें आपको ये काम भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ये काम भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। अगर बोलेगा थर्ड इमेज तो 2NA, 2 थर्ड तो 3 रख देंगे, 2 × 3 6 × 4 24। क्या बातें समझ में आई हैं सबको? क्या क्लियर है सारी कहानी? जल्दी से बताओ। प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो ऑप्टिक्स शुरू करेंगे वो स्फेरिकल मिरर पे होगा।
क्लियर है सारे लोगों का कंसेप्ट? ठीक है, प्लेन मिरर समझ में आ गया। क्वेश्चन बनाइए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी आपको एक और ट्रिक बता दिया, एक ट्रिक तो था ही, एक और ट्रिक मैंने बता दिया। सो प्लेन मिरर कंप्लीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ऑप्टिक्स का जो क्लास होगा उसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे। थैंक यू।